न्यूज नाइट के सह प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। कोरोना के चलते देश के युवाओं की पढ़ाई पर लगे ब्रेक को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर से एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षा को कराने के यूजीसी के आदेश को मंजूरी दे दी है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई परीक्षाओं को हरी झंडी दिखाई थी। इसी विषय पर आज न्यूज नाइट में करेंगे हम विस्तार से चर्चा। इसके अलावा भी होगी देश विदेश की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर परीक्षा कराने के यूजीसी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। कहा, राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित किए बगैर छात्रों को प्रोन्नत नहीं कर सकते। अगर किसी राज्य को कोरोना की वजह से दिक्कत है तो नई तारीख के लिए यूजीसी से करे संपर्क। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का केंद्र सरकार ने किया स्वागत। शिक्षा मंत्री ने कहा, राजनीति को शिक्षा से दूर रखें और अपनी राजनीति को और अधिक शिक्षित बनाएं। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा, फैसले से छात्रों को मेरिट के आधार पर आगे प्रवेश लेने में मिलेगी मदद। यूजीसी ने कहा, फैसला छात्रों के हित में। प्रधानमंत्री जनधन योजना के पूरे हुए 6 साल, जनधन खातों की संख्या 40 करोड़ के पार। प्रधानमंत्री ने कहा, योजना की बदौलत कई परिवारों का भविष्य हुआ सुरक्षित। अमित शाह ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। कहा, इसी योजना से कोरोना आपदा में करोड़ों गरीबों को मिली है मदद। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी योजना को सराहना की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर किया करारा प्रहार, बताया कैंसर। कहा, जिन देशों ने आतंकवादियों को तैयार कर दूसरे देशों में भेजा वो अपने आप को आतंकवाद के पीड़ित के रूप में कर रहे हैं पेश। आतंक को समर्थन देने वाले ढांचों को बंद करने के लिए वैश्विक तंत्र बनाने की बताई जरूरत। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग जारी। पिछले 24 घंटों में 60,177 मरीज हुए ठीक। रिकवरी रेट बढ़कर 76.28%। मृत्यु दर 1.82%। बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों का करीब 3.5 गुना। बिहार में बाढ़ की स्थिति में आया थोड़ा सुधार। ओडिशा में बैतरणी नदी की बाढ़ से कई गांव हुए प्रभावित। दिल्ली में भी यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी के निशान के करीब पहुंचा। दिल्ली में जोरदार बारिश से कई इलाकों में जाम। असम में केंद्रीय टीम का बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा जारी। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने खराब स्वास्थ्य के चलते अपने पद से दिया इस्तीफा। कहा, बीमारी की वजह से नहीं ले सकेंगे यथोचित फैसले। प्रधानमंत्री मोदी ने शिंजो आबे की बीमारी पर जताया दुख, की जल्द स्वस्थ होने की कामना। फोर मोर ईयर्स के नारों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल के लिए रिपब्लिकन पार्टी का नामांकन किया स्वीकार। कहा, चुनाव तय करेंगे कि अमेरिकी सपनों को बचाएं या समाजवादी एजेंडा को आने दें। डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन पर बोला हमला। कहा, वो जीते तो अमेरिका का प्रभुत्व नष्ट हो जाएगा। आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर अब डालते हैं विस्तार से नजर। आज की बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत। नीट और जेईई परीक्षाओं की अनुमति के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को कराने को हरी झंडी दिखा दी है। कोर्ट ने यूजीसी के आदेश को मंजूरी देते हुए सभी राज्यों से 30 सितंबर तक परीक्षा कराने को कहा है या फिर नई तारीखों के लिए यूजीसी से ही संपर्क करने की हिदायत दी है। फैसले के बाद बड़ी संख्या में छात्रों ने खुशी जाहिर की है तो सरकार ने भी सभी इंतजाम का भरोसा दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कर दिया है कि देश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में स्नातक कक्षाओं की फाइनल ईयर परीक्षाएं यूजीसी के फैसले के मुताबिक ही होंगी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुए अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि अगर किसी राज्य को लगता है कि कोविड-19 महामारी की वजह से वह नियत तारीख पर परीक्षा आयोजित नहीं कर सकता है तो उसे नई तारीख के लिए यूजीसी से संपर्क करना होगा। पीठ ने कहा, राज्य और विश्वविद्यालय 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित किए बगैर छात्रों को प्रोन्नत नहीं कर सकते।
राज्य आपदा प्रबंधन कानून के तहत अंतिम वर्ष की परीक्षाएं स्थगित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए नई तारीख यूजीसी से परामर्श करके ही निर्धारित करनी होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट किया है, आज अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी के पक्ष में जो निर्णय दिया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आइए हम राजनीति को शिक्षा से दूर रखें और अपनी राजनीति को और अधिक शिक्षित बनाएं। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अंतिम वर्ष की परीक्षा के आयोजन के पक्ष में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से छात्रों को मेरिट के आधार पर आगे प्रवेश लेने में मदद मिलेगी। साथ ही ये आशा भी करता हूं कि अनावश्यक विवाद भी खत्म हो जाएंगे। इस फैसले के बाद यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह ने कहा है कि परीक्षाएं समय से होने से छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे नुकसान की भरपाई हो सकेगी। यूजीसी ने पहले ही अपने आदेश में इन परीक्षाओं के लिए पूरी गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें न सिर्फ छात्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के प्रावधान किए गए थे, बल्कि विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन परीक्षाओं का विकल्प भी दिया गया है। ये भी हमारी गाइडलाइंस में बहुत स्पष्ट था कि जो परीक्षाएं हैं वो विश्वविद्यालय ऑनलाइन तरीके से ले सकते हैं, ऑफलाइन मतलब पेन एंड पेपर बैठ कर के फिर ले सकते हैं, और दूसरा ये है कि मिक्स ऑफ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ये भी एक ऑप्शन उसमें उपलब्ध था। गौरतलब है कि परीक्षा कराने के यूजीसी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, तो वहीं दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और हरियाणा सहित कुछ राज्यों ने अंतिम वर्ष की परीक्षा को रद्द भी कर दिया था। ताज़ा फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का सम्मान करती है और परीक्षाएं आयोजित करने के संबंध में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से विचार विमर्श करके फैसला लिया जाएगा। इधर यूजीसी ने कहा है कि अगर कुछ विश्वविद्यालय परीक्षा टालने को लेकर संपर्क करेंगे तो यूजीसी कोर्ट के फैसले के मुताबिक उस पर विचार करेगी। साथ ही यूजीसी ने कहा है कि अंतिम वर्ष की होने जा रही इन परीक्षाओं में किसी भी वजह से छूट जाने वाले छात्रों के लिए बाद में अलग से परीक्षाएं कराने की व्यवस्था की जाएगी। इन केस कोविड-19 की वजह से किसी वजह से विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो विश्वविद्यालय एक स्पेशल एग्जामिनेशन अलग से करें, और जब स्थितियां सामान्य हों तब करें, जिससे कि अधिकांश विद्यार्थी ऑफलाइन एग्जामिनेशन में या किसी भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन में सम्मिलित हो सकें और अपनी परीक्षा दे सकें। तो ये भी पूरा ध्यान रखा गया है कि एक स्पेशल एग्जामिनेशन की व्यवस्था भी इसमें की गई है। इस फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं को कराने के लिए भी अनुमति दी थी, ताकि कोरोना काल में छात्रों का भविष्य न अटके। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और जेईई परीक्षाओं को टालने की याचिका की सुनवाई करते हुए कहा था कि छात्रों का एक साल यूं ही बर्बाद होने नहीं दिया जा सकता। कोरोना के चलते सब कुछ रोका नहीं जा सकता, इसलिए परीक्षा करानी चाहिए। छात्र सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से खुश हैं। नीट की तैयारी कर रही हूँ। नीट की तैयारी हमें बहुत टाइम मिल गया करने को, पेपर होने चाहिए। गवर्नमेंट से यही चाहेंगे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो। पिछले 1 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूँ। अब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द गवर्नमेंट एग्ज़ाम ले ले। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नीट और जेईई को आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षाओं को कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के इंतजामों को विस्तार से देश के सामने रखा था, जिसके बाद ये परीक्षाएं भी तय समय पर होंगी। हालांकि पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के 6 कैबिनेट मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके 13 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षा को निरस्त करने की मांग की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट देश के युवाओं के भविष्य के साथ हो रहे नुकसान को कम करना चाहता है, तो वहीं सरकार भी युवाओं के भविष्य को ठहरने से रोकने के लिए पूरे इंतजाम में लगी हुई है। विकास सारथी और निशांत सौरभ के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, डीडी न्यूज़। तो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था जिस पर पूरे देश को एक आस्था है, वहाँ से भी एक तरीके से जो कसौटी है वो पूरी उतरी है परीक्षाओं को कराने को लेकर। किस तरीके से यूजीसी के प्रयास रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में बड़ी परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं, आइए कुछ और बिंदुओं को आपको गंभीरता से समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यूजीसी के प्रयास रहे हैं इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, या कहा जाए इस फैसले तक पहुँचने के लिए। यूजीसी ने अप्रैल के शुरुआती समय में इस साल में ही विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और उस समिति के माध्यम से राय मांगी गई थी। उस समिति के माध्यम से 29 अप्रैल इसी साल को यूजीसी ने समिति की सिफारिशों के आधार पर जारी किया था दिशा निर्देश और कहा था कि परीक्षाओं की एक तरीके से तारीख दी गई थी और उनको कैसे कराया जा सकता है इस बारे में भी विस्तार से समझाया था। इसके साथ ही यूजीसी ने विशेषज्ञ समिति से कोरोना के मद्देनजर अपनी जो सिफारिशें उसने दी थी उस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा कि आप फिर से विचार कीजिए और देखिए कि मौजूदा जो स्थिति है क्या उसमें हम कुछ और बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद में 6 जुलाई इसी साल को एक महत्वपूर्ण आपात
बैठक होती है और उस बैठक में यूजीसी ने जो विशेषज्ञों की समिति थी उसकी सिफारिशों को मंजूरी दे दी और उसके आधार पर ही एक तरीके से यूजीसी ने आगे अपना फैसला सुनाया था और कहा था कि 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों को ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन परीक्षा कराने की एक तरीके से कहा गया था कि आप किसी भी विधि में जाएं, लेकिन अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को आप जरूर करा लें 30 सितंबर तक। और अगर किसी भी छात्र की परीक्षा छूट जाती है तो विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाए, उस विशेष परीक्षा का आगे आयोजन किया जाए जिससे कि छूटे हुए छात्रों को एक तरीके से फायदा मिल सके। और ये जो व्यवस्था करने की बात की थी यूजीसी ने, ये महज मौजूदा सत्र 2019-20 के लिए ही थी क्योंकि ये कोरोना काल का एक संकट है, इसके मद्देनजर एक तरीके से ये प्रयास किया गया। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगा दी, तो अपने आप में एक बड़ा फैसला है। और इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि इस प्रकार से जेईई और नीट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था। अगर उस पर भी हम नजर डालें जल्दी से तो किस तरीके से जेईई मेंस की जो परीक्षा है वो 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होगी, जबकि नीट यूजी की जो परीक्षा है वो 13 सितंबर को अगले महीने ही होने जा रही है। और इसके लिए भी कई प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। 570 से बढ़ाकर 660 केंद्र किए गए हैं जेईई मेंस में। और इसके अलावा अगर बात की जाए नीट की तो उसमें 2540 से केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 3843 कर दी गई, यानी कि बहुत बड़ी संख्या बढ़ा दी गई है परीक्षा केंद्रों की ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। इसके अलावा कुल अभ्यर्थी की अगर बात की जाए तो करीबन 8.5 लाख होंगे जेईई में। और इसके अलावा नीट की बात की जाए तो लगभग 16 लाख अभ्यर्थी अपने एक तरीके से परीक्षा में बैठ सकते हैं, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। इसके साथ ही अगर बात की जाए जेईई मेंस की तो अभी तक लगभग 7.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने अपने परीक्षा जो एडमिट कार्ड हैं उनको डाउनलोड कर लिया है। और जबकि अगर नीट की बात की जाए तो करीब 11 लाख की संख्या है जो परीक्षार्थी हैं, उन्होंने अपना परीक्षा पत्र का जो है एक तरीके से एडमिट कार्ड उसको डाउनलोड कर लिया। तो ये संख्या बताती है कि छात्र बड़ी संख्या में उत्सुक हैं इस परीक्षा को देने के लिए, जिसके लिए वो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा किस प्रकार की और व्यवस्थाएं की गई आपको समझाने की कोशिश करते हैं। परीक्षाओं में होगी पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बात का पूरा एक खाका एक तरीके से तैयार किया था, उसको जारी किया था। परीक्षा में अभ्यर्थियों को एक सीट छोड़कर बैठाया जाएगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक सीट बीच में खाली रखी जाएगी। ये इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। और एक कमरे में 24 की बजाय 12 अभ्यर्थी ही बैठेंगे, यानी कि संख्या लगभग आधी कर दी गई है ताकि संख्या लोगों की ज्यादा ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आने और जाने का रास्ता अलग होगा उन कमरों में जहां पर परीक्षा बैठ के छात्र देंगे, यानी आने का रास्ता अलग, जाने का अलग, कोई भी एक दूसरे के सामने से भी ना गुजरे, इस बात की भी व्यवस्था की गई है। जेईई मेंस में एक शिफ्ट में लगभग 1,32,000 छात्र हुआ करते थे और अब संख्या को कम कर दिया गया है, 85,000 छात्र कर दिया गया है। तो अपने आप में ये तमाम प्रयास बताते हैं किस प्रकार से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो नीट और जेईई का जो परीक्षा है उसके लिए तमाम प्रयास किए हैं। और साथ ही साथ अगर आज की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद में विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं भी अब 30 सितंबर से पहले हो जाएंगी। तो किस प्रकार से जमीन पे इस पूरी योजना को उतारा जाएगा और क्या क्या खास प्रावधान रहेंगे, इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। A new level of wild. Kia Sonet. Walking Zoben. सुनो। हाँ, अभी गाड़ी बुलाता हूँ। हेलो ममता, वहाँ एड्रेस लिखो और गाड़ी भेज दो। क्या कर रही हो तुम? अब तक तैयार नहीं हुई? तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए, और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए भी। डॉक्टर, पिछली बार आप वो प्रसव पश्चात का बोल रहे थे। प्रसव पश्चात IUCD यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी।
प्रसव पश्चात आईयूसीडी अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपके साथ में आरेंद्र। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों को लेकर जो देश के युवाओं की परीक्षाओं को या कहा जाए पढ़ाई लिखाई को लेकर एक तरीके से मील का पत्थर साबित होंगे। इसी पे हम चर्चा करेंगे। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा आज का विशेष भी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं का रास्ता हुआ साफ। ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है और इसके बाद में विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं का रास्ता साफ हुआ। इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर रजनीश जैन जी, जो कि सचिव हैं यूजीसी के। सर, बहुत स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर गीता भट्ट हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं नॉन कॉलेजिएट वुमेंस एजुकेशन बोर्ड दिल्ली विश्वविद्यालय की। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर जैन, मैं पहले आपका रुख करना चाहूँगा, किस तरीके से इस फैसले को देखा जाए जिसके लिए लगातार चर्चाएं होती रही, कई प्रकार के तर्क वितर्क दिए गए और अंततोगत्वा एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे समस्या का एक समाधान निकलता दिखाई पड़ रहा है। नमस्कार, आपको बहुत धन्यवाद। आपने आज मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं इस बात को कहना चाहूँगा, काफ़ी लंबे समय से एक जो असमंजस की स्थिति थी परीक्षाओं को लेके, खास तौर पे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का या टर्मिनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं थी, उसके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आज जो निर्णय आया है उसका हम सभी स्वागत करते हैं, क्योंकि इस निर्णय से ये असमंजस की स्थिति अब समाप्त हो गई है। यूजीसी ने जिस प्रकार से 6 जुलाई को एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 30 सितंबर तक फाइनल ईयर या टर्मिनल सेमेस्टर के विद्यार्थियों को किन्हीं भी 3 माध्यमों से, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या ब्लेंडेड मोड हो, उस माध्यम से उनको अपनी परीक्षाएं देनी होंगी जी। और यदि कोई बच्चा परीक्षा नहीं दे पाता है तो उसको उस स्थिति में, जब स्थितियां सामान्य होंगी, तब विश्वविद्यालय उनके लिए पुनः परीक्षाओं का आयोजन करा सकता है। तो इस विषय में काफी सारे प्रश्न चल रहे थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई लोगों ने याचिका दायर की थी, मगर माननीय शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए और छात्रों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए यह निर्णय लिया है कि परीक्षाओं को कराना अति आवश्यक है और बिना परीक्षाओं के परिणाम के उनकी डिग्री नहीं दी जा सकती जी। सर, मैं आऊंगा आपके पास। डॉक्टर गीता भट्ट भी हमारे साथ में मौजूद। डॉक्टर गीता भट्ट, किस तरीके से देखती हैं कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने जेईई नीट को लेकर एक तरीके से हरी झंडी दिखाई और कहा कि ये ज़रूरी, और अब विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षा, आपको लगता है कि देश के युवा जिनका पे कल एक तरीके से भविष्य निर्भर है हमारे हिंदुस्तान का, उनका ही भविष्य अंधकार में ना हो, कम से कम उस दिशा में एक बड़ा और बेहतर फैसले के तरीके से देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, जो सर्वोच्च न्यायालय का जो आज निर्णय आया है बहुत ही स्वागत योग्य है। और खास करके जो फाइनल ईयर में जो विद्यार्थी हैं, जिन्होंने कि अब एक तरह से अपनी विश्वविद्यालय की एक डिग्री लेकर बाहर निकलना है और उन्हें आगे, या तो कई ऐसे हैं जो और आगे पढ़ने के लिए विदेश या और कहीं बाकी संस्थानों में अपनी अर्जी डालना चाहते हैं, या कई ऐसे हैं जिनके पास अपॉइंटमेंट लेटर है, लेकिन क्योंकि उनके पास अभी डिग्री नहीं है इसलिए वो अपनी नौकरी नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो ऐसे कई विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज एक बड़ा ही उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है और बड़े खुश होने वाली बात है। और खास करके अगर आप देखेंगे तो विश्वविद्यालय में जितने देश भर के विश्वविद्यालय हैं, उनमें से कई लगभग 200 विश्वविद्यालय तो अपनी परीक्षाएं करा भी चुके हैं। क्योंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आती हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ तो ओपन बुक एग्जामिनेशन, बल्कि मतलब ये कहिए कि एक नवाचार तरीका, एक इनोवेटिव मेथड ढूंढा गया ताकि कई जो विद्यार्थी, क्योंकि यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, देश भर के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, तो उन्होंने तो इस परीक्षा के लिए उन्हें आने की जरूरत नहीं पड़ी और वो अपने यहाँ से ही जो है विश्वविद्यालय द्वारा जो पोर्टल बनाया गया था उसमें अपनी उन्होंने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड किया और अपने उत्तर जो लिखे थे उनको अपलोड करके भेज दिया और अब उसकी जो है चेकिंग होगी। तो इस तरह से उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया और साथ ही साथ उनकी परीक्षाएं जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उनकी परीक्षाएं भी हो गई हैं। बिल्कुल डॉक्टर भट्ट, ऐसे कई जी नवाचार भी कई विश्वविद्यालय कर सकते हैं और सारे विकल्प दिए हैं
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने किसी भी तरह का जो मीडियम है, मोड है, वो इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, इस समस्या में कहीं ना कहीं समाधान तो निकालना ही पड़ेगा, ये कम से कम एक रास्ते के तरीके से आपने जिक्र किया। प्रोफेसर रजनीश जैन जी, आपको लगता है कि इस पूरी कवायद के बाद में अब जबकि परीक्षाओं को करने के लिए आगे बढ़ने की बात हुई, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस बात का भी जिक्र है कि कुछ राज्य अगर किन्हीं विशेष परिस्थितियों में चाहते हैं या विश्वविद्यालय चाहते हैं कि उनको तारीख आगे बढ़ाना है तो यूजीसी से संपर्क करें। इसको लेकर अगर कुछ विश्वविद्यालय या राज्य आपसे संपर्क करते हैं तो किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? इसको लेकर भी छात्रों में अभी थोड़ा संशय है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जैसा आपने बताया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है उसमें एक प्रावधान यह दिया गया है कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है या उसके तहत स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत यदि राज्य या कोई विश्वविद्यालय ऐसी परिस्थिति में है जहां पे कोविड-19 की महामारी की वजह से परीक्षाओं का संचालन कर पाना संभव नहीं है, तो उस स्थिति में विश्वविद्यालय या राज्य सरकार हमसे संपर्क कर सकती हैं और वो अपना रिप्रेजेंटेशन या रिक्वेस्ट दे सकती हैं और हमारा कमीशन, यूजीसी कमीशन, उसको बहुत ही सिंपैथेटिकली कंसीडर करेगा और उसका जरूर हम उपाय निकालेंगे। तो ये 30 सितंबर की जो तारीख तय की गई है, ये एक तारीख इसलिए तय की गई है कि समयबद्ध तरीके से सभी जगह पे एग्जाम हो सके, और यदि कहीं पे बहुत ही विषम परिस्थिति है तो उस स्थिति में भी छात्रों के स्वास्थ्य को, छात्रों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए उसी हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। जी प्रोफेसर जैन, एक चीज और स्पष्ट थोड़ा सा कर दीजिए कि अगर विश्वविद्यालय तैयार हो जाते हैं, राज्य तैयार हो जाते हैं और परीक्षाएं आयोजित होती हैं और किन्हीं वजहों से कोई छात्र अगर उनकी परीक्षा छूट जाती है तो उनके लिहाज से किस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्थाओं को लेकर यूजीसी सोच रहा है और किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? इस बारे में मैं ये पुनः दोहराना चाहूंगा, छात्रों को किसी भी तरीके से, सभी विद्यार्थियों को मैं ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि उनको किसी भी तरीके से किसी असमंजस या भय की स्थिति में आने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी भी कारण से उनकी परीक्षा नहीं हो पाती है तो जो 6 जुलाई को रिवाइज गाइडलाइंस निकली थी उसमें बड़ा स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किन्हीं भी परिस्थितियों से वो कोई परीक्षा नहीं दे पाते हैं तो विश्वविद्यालय जैसे ही स्थिति सामान्य होती है उन सभी विद्यार्थियों की परीक्षाएं पुनः कर देगा। तो इसमें बड़ा स्पष्ट प्रावधान है, दुविधा वाली कोई बात ही नहीं है। जी ठीक है। डॉक्टर भट्ट, आपको लगता है कि अब जब एक तरीके से पूरा रास्ता साफ दिखाई पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, सरकार भी तैयार है, यूजीसी भी पूरी कोशिश करे, आपको लगता है कि जिन राज्यों ने कहीं ना कहीं अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी अब उन राज्यों को सहयोग करके आगे आने की जरूरत है और इस प्रकार की परीक्षाएं वो आयोजित करें ताकि छात्रों का भविष्य के साथ जो समस्याएं चल रही हैं वो कम से कम उनको कमतर किया जा सके? जी बिल्कुल, बल्कि जब भी ऐसी चुनौतियां सामने आती हैं तो जो भी देश या जो भी संगठन चुनौतियों का सामना करके उन्हीं में से आगे जो है सफलता ढूंढते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। और ऐसे समय में तो जो राज्य सरकारें हैं या राजनीतिक संगठन है या सिविल सोसाइटी है, ये ऐसी उनको तो आगे आना चाहिए और नेतृत्व, यही नेतृत्व होता है कि ऐसे में जहाँ बड़ी विषम परिस्थितियां हैं और अगर विद्यार्थियों को कोई दिक्कत आ रही है तो उनको सामने आके उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा यही समय है कि जब हम एक पूरे देश के रूप में हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम अपनी परीक्षाएं समय से करा पाएंगे और आगे जो भी एक तरह से जिसे कहते हैं कि जो एक मेजर डिसीजंस होते हैं जो किसी भी देश के लिए, अगर उनमें हम आगे कदम बढ़ा पाएंगे तो एक हमें मनोवैज्ञानिक रूप से भी एक जो है ढांढस मिलता है और आगे बढ़ने की भी हमको एक तरह से आप ये कहें कि हमारी मतलब हमारे लिए एक अच्छा स्वागत योग्य कदम रहता है। बिल्कुल। प्रोफेसर जैन, आपको लगता है कि जो एक मूल बात कहीं ना कहीं इस पूरी कवायद में रही है वो यही कि बिना परीक्षा के डिग्री नहीं, कोशिश यही रही, आपको लगता है कि ये बहुत जरूरी क्यों है? किस तरीके से ये छात्रों के लिए ही फायदेमंद ज्यादा होगा बनस्पत जो इसको लेकर तमाम प्रकार के तर्क या वितर्क या कहा जाए कई प्रकार की चर्चाएं की जा रही हैं? जी, जैसा हम सभी जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर भी जितने विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय हैं या श्रेष्ठ विश्वविद्यालय हैं या भारत में भी अन्य जगहों पे जो विश्वविद्यालय हैं, सभी जगह जो डिग्री परीक्षा देने के उपरांत प्राप्त की जाती है उसको ही स्वीकार किया जाता है। और यदि हम यूजीसी के रेगुलेशंस को भी देखें तो यूजीसी का जो फर्स्ट डिग्री रेगुलेशन है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए हो,
उस रेगुलेशन में भी परीक्षाओं के उपरांत डिग्री देने का प्रावधान है। और जब हम विश्व स्तर की बात करते हैं तो यदि छात्र एक ऐसी डिग्री प्राप्त करता है जो बिना परीक्षा के है, तो उस डिग्री की मान्यता नहीं होती है और उसको चाहे वो उसे उच्च शिक्षा ग्रहण करनी हो, चाहे उसे नौकरी लेनी हो, चाहे उसके खुद की जीवन के आगे अवसरों की बात हो, तो उस स्थिति में एक बहुत ही प्रामाणिक और वैधिक रूप से प्रामाणिक डिग्री का होना बहुत आवश्यक रहता है, जिससे कि उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इसलिए छात्रों के मैं एक बार पुनः इस बात को दोहराता हूं कि ये सभी विद्यार्थियों के व्यापक हित में उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि परीक्षाओं के उपरांत उसके परिणामों के आधार पे ही डिग्री को दिया जाए। बिल्कुल। डॉक्टर गीता भट्ट जी, आपको लगता है कि अगर हम नीट और जेईई के लिहाज से अगर एक बात करें, उसमें भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब एक परीक्षा अपने तय समय पे होने जा रही है, लाखों की संख्या में छात्रों ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए, कम से कम ये छात्रों की एक तरीके से मनाह स्थिति का हम एक सूचक मान सकते हैं कि हाँ, क्योंकि उन्होंने तैयारी की है, कई साल तैयारी की है और अब वो परीक्षा देने के लिए उत्सुक नजर आ रहे हैं, कम से कम ये एक संकेत साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। जी, जैसे आज शिक्षा मंत्री जी ने भी अभी कुछ समय पहले बताया था कि लगभग 85% से भी ज़्यादा छात्रों ने अपना जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लिया है और ये अपने आप में एक सूचक है कि जो विद्यार्थियों की जो मनोस्थिति है वो परीक्षा देने की है, क्योंकि और उसमें ये स्वाभाविक भी है क्योंकि इतने लंबे समय से वो लोग तैयारी कर रहे थे। और जब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय गया तो कई ऐसे संगठन हैं जो पेरेंट्स बॉडी है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के पास गए। उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं होनी चाहिए, बल्कि उन्होंने तो एक तरह से ये भी कहा कि भाई जो परीक्षाएं इतनी बार क्यों स्थगित की गई, पहले ही करा देनी चाहिए थी, क्योंकि इससे भी मनोवैज्ञानिक रूप से भी एक प्रेशर पड़ता है बच्चों पे। तो परीक्षा जितनी जल्दी से जल्दी हो वो ज्यादा अच्छा है। तो एक बहुत बड़ा विद्यार्थियों के जो आप ये कह लीजिए कि जो बहुसंख्यक हैं वो चाहते हैं कि परीक्षा हो, क्योंकि उन लोगों ने इतनी मेहनत करी है, वो चाहते हैं कि अब वो आगे बढ़े। नहीं तो अभी क्या है कि एक तरह से सब कुछ रुका हुआ है, थमा हुआ है। और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि एक कीमती साल को हम यूं ही बर्बाद होने नहीं दे सकते हैं। प्रोफेसर रजनीश जैन जी, आपको लगता है कि जो विश्वविद्यालय के आधार पे अगर देखा जाए, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस हैं, क्या वहाँ पर अगर ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए ज़्यादा कॉलेजेस आगे आते हैं तो क्या वहाँ पे एक ढांचा इस प्रकार का तैयार है कि बच्चे बहुतायत में ऑनलाइन परीक्षाएं दे सके, कम से कम उसका फ़ायदा मिल सके? और अगर दिक्कतें आती हैं तो यूजीसी किस प्रकार से मदद करेगा उन कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ को? जहां तक यूजीसी की मदद करने का सवाल है, हमने कई विकल्प उनको दिए हैं और उसके साथ साथ विश्वविद्यालय अपने स्तर पे भी जिस प्रकार से परीक्षा कराना है, जिन 3 पद्धतियों से कराना है, उसमें स्वतंत्र है। और मुझे जानकारी है कि काफी सारे विश्वविद्यालयों ने, जैसा डॉक्टर गीता भट्ट ने भी बताया, हमारे पास ये जानकारी है, प्रामाणिक जानकारी है कि लगभग 200 से ज्यादा विश्वविद्यालयों ने किसी न किसी माध्यम से अपनी परीक्षाएं करा ली हैं और लगभग 400 विश्वविद्यालय और इस तैयारी में हैं। कई विश्वविद्यालयों ने ऑफलाइन मोड में पहले एग्जाम कराया है या कई विद्यालय ओपन बुक फॉर्म में, जैसा मुझे कुछ राज्यों से समाचार प्राप्त हुआ है कि वो इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं जहां पे छात्र पेपर को डाउनलोड करके एक समय सीमा में उसका उत्तर देके फिर उसके बाद स्कैन करके या तो ईमेल कर दें। और कई राज्यों में तो इसकी भी व्यवस्था की जा रही है कि छात्र पेपर को डाउनलोड करके अपने पास के ही किसी केंद्र में वो उसको जाके जमा कर दें। मतलब कई राज्य इस तरह की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ज्यादा अच्छा ये होगा कि विश्वविद्यालय या राज्य अपने अपने स्तर पे नवाचार करते हुए जो भी इनोवेटिव मेथोडोलॉजी वो अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो उसको किया जा सकता है। यदि ऑनलाइन की या इंटरनेट कनेक्टिविटी की बहुत अच्छी सुविधा नहीं है तो उस स्थिति में भी वो कुछ दूसरे माध्यम, जैसे कि पास के ही किसी केंद्र में अपनी उत्तर पुस्तिका को जमा कर देना और वहां से उस कलेक्शन सेंटर से उस कॉपीज को विश्वविद्यालय द्वारा या अन्य महाविद्यालयों द्वारा इकट्ठा करके पहुंचा देना। जी, तो कुल मिला के कई प्रकार के पास होना चाहिए। कई प्रकार के व्यवहारिक विकल्प भी यूजीसी ने सुझाए हैं, कम से कम परीक्षाओं को बेहतरी से आयोजित हो सके इस कोरोना के संकट काल में। फिलहाल वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कीमती वक्त अपना साझा करने के लिए। धन्यवाद। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार बहुत जल्द अन्य खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।
एक भरोसे का हुनर उंगलियों को मिल गया, मिट गए वो फासले, वो वक्त भी बदल गया। रिश्ते पुराने हैं मगर मिलने के हैं ढंग नए, बदलाव के घुलने लगे अब जिंदगी में रंग नए। हम जहाँ हमारा बैंक वहाँ। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहल करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। देश में आज़ादी के बाद से सामाजिक योजनाओं का पैसा उनके लाभार्थियों तक सही से नहीं पहुंच पाने की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती रहती थी, लेकिन इस समस्या के समाधान में सरकार ने जनधन खाते खोलने का जो फैसला लिया, उसी का असर है कि आज न सिर्फ लाभार्थियों तक उनका हक पहुंच रहा है, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है। इस योजना की आज 6ठी सालगिरह है और देश में 40 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते अब तक खुल चुके हैं। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश के गरीबों के लिए पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2014 को एक सपना देखा था। सपना था उन करोड़ों गरीब परिवारों को भविष्य को सुरक्षित करने का। इसी इरादे से उन्होंने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी। गरीबों के वित्तीय समावेशन के लिए शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना को शुक्रवार को 6 साल पूरे हो गए हैं। शून्य से शुरू हुआ यह सफर आज देश में अपनी अनोखी पहचान बना चुका है। बीमा सुविधा, डिजिटल पेमेंट्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी क्रांतिकारी सुविधाओं ने इस खाते को देश के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए एक अहम साथी सा बना दिया। इस मौके पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, प्रधानमंत्री जनधन योजना की बदौलत कई परिवारों का भविष्य सुरक्षित हो गया है। ज्यादातर लाभार्थी ग्रामीण इलाकों से हैं और महिलाएं हैं। मैं उन सभी की भी सराहना करता हूं जिन्होंने पीएमजेडीवाई को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी योजना के लिए पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि इसी योजना से कोरोना आपदा में करोड़ों गरीबों को सहायता राशि पहुंचाई गई। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी दूरदर्शी सोच से जनधन योजना की शुरुआत की, जिसके कारण दशकों से बैंकिंग प्रणाली से वंचित गरीबों को जनधन खाते के रूप में उनका अधिकार मिला। इस योजना से न सिर्फ गरीबों के बैंक खाते में सीधा पैसा पहुंचा, बल्कि भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जनधन योजना की 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना से सरकार ने वंचितों को बैंकिंग सुविधा, असुरक्षितों को सुरक्षा और जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई है। कोविड के दौरान लॉकडाउन की प्रक्रिया में ऐसे करोड़ों खातों का इस्तेमाल लाभार्थियों को सीधे अकाउंट में सहायता पहुंचाने के लिए किया गया। अलग अलग योजनाओं में करीब 55,000 करोड़ रुपए की राशि बैंक खातों के जरिए पहुंचाई गई। प्रधानमंत्री जनधन योजना has brought the unbanked into the banking system, expanded the financial architecture of India, and brought financial inclusion to over 40 crore account holders. I must emphasize that a majority of the beneficiaries are women, and most of the accounts are from rural India. योजना के तहत देश के सरकारी बैंकों ने घर घर जाकर लोगों के जीरो बैलेंस पर खाते खोलने की अभूतपूर्व मुहिम को अंजाम दिया। पहले ही साल 17 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स खुले। आज 6 सालों में जनधन खातों की संख्या 40 करोड़ को पार कर चुकी है। इस योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 63.6% ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं, वहीं 55.2% खाता धारक महिलाएं हैं। अगस्त 2020 तक खातों में जमा राशि 1,30,000 करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गई। जनधन खातों में औसत जमा की राशि में भी बढ़ोतरी देखी गई है। जो व्यक्ति अंतिम छोर पर था, जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं था, तो वो इनफॉर्मल जो सोर्स है वहाँ से उसको ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ये अकाउंट सब ज़ीरो बैलेंस से शुरू हुआ और आज मुझे ये कहने में गर्व है, खुशी है कि 1,30,000 करोड़ रुपया इनके बैंक खाता में जमा है। इसका मतलब ये व्यक्ति सब जो है इस अकाउंट को यूज़ भी कर रहे हैं और अपना जो पैसा है उसको संचित भी कर रहे हैं और नियमित रूप से उसमें काम भी हो रहा है। 15 अगस्त 2014 को
लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री ने देश में हर परिवार को बैंक खाता खोलकर देने का ऐलान किया तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि अकेली ये योजना भविष्य में कैसे गरीब कल्याण का आधार बन जाएगी। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि योजनाओं का पैसा जहां पहुंचना चाहिए पूरी पारदर्शिता के साथ उन्हीं के खाते में सीधे पहुंचता है, बिना किसी बिचौलिए के। दिल्ली से अजय मिश्र के साथ न्यूज 9 डेस्क टीडी न्यूज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों पर हमला बोलते हुए कहा है कि आतंकवाद को पैदा करने वाले देश ही खुद को आतंकवाद के शिकार के रूप में पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने आज 19वें दरबारी सेठ स्मारक अभिभाषण की अध्यक्षता की, जहां संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपना अभिभाषण भी प्रस्तुत किया। विदेश मंत्री ने दुनिया के प्रमुख बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले कुछ दशकों में सामने आए वैश्वीकरण की अवधारणा पर फिर से विचार करने का आह्वान किया है। उन्होंने आतंकवाद और वर्तमान महामारी जैसी वैश्विक मुद्दों का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर देशों और नेताओं ने ऐसे मुद्दों के बारे में तब तक नहीं सोचा था जब तक ये वैश्विक समस्या बन नहीं गई। इंटरनेशनल वार्निंग सिस्टम्स, रिपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स एंड रिस्पांस मैकेनिज्म्स वर अनेबल टू प्रिवेंट द स्प्रेड बियॉन्ड ग्राउंड जीरो। These examples have highlighted the need for both a more enlightened, more responsive multilateral system and a new, inclusive and non-transactional approach to multilateralism. We need to modernize the international system step by step to make it fit for purpose, beginning by making each entity relevant to the age in which we live, not when it was created. उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि आतंकवाद को पैदा करने वाले देश खुद ही आतंकवाद के शिकार के रूप में खुद को पेश करने का प्रयास करते रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि हाल के दिनों में आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों ने माना है कि आतंकी उनकी जमीन पर रह रहे हैं। The struggle against terror and those who aid and abet it is work in progress. It remains for the international system to create the necessary mechanisms to shut down the structures that support and enable terrorism, whether in South Asia or across the globe. विदेश मंत्री ने बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की आवश्यकता पर भी जोर दिया। विश्व व्यापार संगठन, जो दुनिया में व्यापार और वाणिज्य को नियमित करने की जिम्मेदारी निभाते हैं, और संयुक्त राष्ट्र, जिसके पास सभी सदस्य देशों की रणनीतिक और सुरक्षा जरूरत में संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी है, ऐसे संगठनों में बड़े पुनर्गठन की आवश्यकता है। पिछले 7 दशकों में जब से ये संगठन अस्तित्व में आया है, दुनिया के वित्तीय और सामरिक संतुलन में बड़े बदलाव देखे गए हैं, पर इसका सही ढंग से प्रतिनिधित्व इस संगठन में नहीं मिल पाया है। Real globalization can never be just an aggregate of transaction in these domains. It is an outcome of genuine collaboration and essential indivisibility. The true challenges are more phenomena like terrorism, pandemics, and climate change. These are the issues that will really test the seriousness of multilateralism. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के आह्वान का उल्लेख करते हुए कहा कि व्यापार और वाणिज्य पर बदलती विश्व व्यवस्था में स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक अवधारणाओं को फिर से परिभाषित करना आवश्यक है। अभिषेक झा, डीडी न्यूज। देश में कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार बहुत तेज गति से लगातार काम कर रही है, जिसके चलते न सिर्फ टेस्टिंग की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ है, तो वहीं कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई है। देश में बढ़ती स्वास्थ्य सुविधाओं का ही असर है कि देश में अब कोरोना से होने वाली मृत्यु दर में खासी कमी दर्ज की गई है। दिन ब दिन कोविड-19 से मुकाबले में देश नई उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है। इसी क्रम में अब तक कुल टेस्ट का आंकड़ा लगभग 4 करोड़ हो चुका है। अब हर दिन 9 लाख से भी अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है और पिछले 2 हफ्तों में ही 1 करोड़ से भी अधिक का परीक्षण किया गया है। पिछले 24 घंटों में 9,01,338 नमूनों का परीक्षण किया गया। प्रति 10 लाख आबादी पर भी 28,607 की तेज वृद्धि हुई है। देश में परीक्षण प्रयोगशाला नेटवर्क लगातार मजबूत होता जा रहा है। आज देश में कुल 1,564 प्रयोगशाला हैं, जिनमें से सरकारी क्षेत्र में 998 और 566 निजी हैं। देश में अब कोविड-19 के सक्रिय मामले कुल मामलों का केवल 22% हैं।
अब तक कुल 26 लाख लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं, जो कि मौजूदा सक्रिय मामलों से लगभग 18 लाख से ज्यादा है। यह अंतर अब 18,41,925 का है। पिछले 5 महीनों में कुल मामलों के 3/4 से भी अधिक लोग ठीक हो चुके हैं और अब सक्रिय मामले 1/4 से भी कम रह गए हैं। पिछले 24 घंटों में ही 60,177 लोग ठीक हुए हैं और रिकवरी दर 76.28% तक पहुंच गई है, जबकि मृत्यु दर गिरकर 1.82% रह गया है। ठीक हुए लोगों की संख्या सक्रिय मामलों का लगभग 3.5 गुना है और सक्रिय मामले अब कुल मामले का 21.9% ही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि राज्य में कोविड-19 से निपटने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। 2 दिन का लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में कोशिश यही है कि चेन तोड़ने की तरफ जो भी कारगर उपाय हो सकते हैं, हमारी सरकार उस पर काम कर रही है और प्रतिदिन इस पर चर्चा होती है। कोरोना के संक्रमण का सामना कैसे किया जाए, उसे कम कैसे किया जाए, प्रतिदिन इस पर चर्चा चल रही है। वहीं वाराणसी जिला प्रशासन ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए शुक्रवार से नई गाइडलाइंस जारी की है। इस नियम के अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी और शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। शुक्रवार 28 अगस्त से वाराणसी जिला प्रशासन ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और दुकानों को यह अनुमति दे दी है कि सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वो अपने प्रतिष्ठान और दुकानें खोल सकते हैं। 9 से खुलने से हम लोगों को थोड़ा व्यापार में अच्छा होगा, जिसकी वजह से क्योंकि टाइम बहुत कम मिल रहा था, रेस्टोरेंट वालों को स्पेशली बहुत कम टाइम मिल रहा था। 9 से 9 दुकान खुलने में हमारे साथ साथ ग्राहक लोग को भी फायदा है। अब सुरक्षा के साथ चलें तो दिन भर अपना जब सुविधा सारा आदमी अपना ले सकता है। वहीं डीडी न्यूज से खास बात करते हुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव चेतन सांघी ने कहा है कि हालांकि इस द्वीप में अगस्त के पहले सप्ताह में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि देखी गई थी, लेकिन पिछले 15 दिनों में कोविड-19 के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। अंडमान निकोबार में आप लोग सब जानते हैं कि 2 बार कोरोना के जो केसेस थे वो 0 हो गए थे, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर फ्लाइट्स वगैरह शुरू हुई हैं तो केसेस आने शुरू हुए थे और फिर केसेस बढ़ने शुरू हुए थे अगस्त फर्स्ट वीक में। तो हमने काफ़ी कदम अभी उठाए हैं कि हम फिर से 0 की तरफ चलें और कोई हमारे पास पॉजिटिव्स ना रहें। और इसका रिज़ल्ट ये भी है कि 15 दिनों में पिछले काफ़ी केसेस में कमी हुई है। हमारी टेस्टिंग अभी भी बहुत ज़्यादा है और हम लोगों के लिए जितनी भी सहायता है वो घर तक पहुंचा रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में अंडमान फिर से अपने कोरोना के फ्री होने के स्टेटस का फिर से दावा कर पाएगा। 2-3 हफ्ते की और बात है। उधर पश्चिम बंगाल में बढ़ते मामलों को देखते हुए 7, 11 और 12 सितंबर को पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक इन तारीखों को कोलकाता हवाई अड्डे से किसी भी विमान का परिचालन नहीं होगा। दिल्ली से नीतेंद्र और वाराणसी से हरिकेश के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। और खबर संसद से जुड़ी हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के मानसून सत्र की तैयारी को लेकर बैठक की है। बैठक में एम्स, आईसीएमआर, डीआरडीओ सहित दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सभी सांसदों से संसद का सत्र शुरू होने से 72 घंटे पहले कोविड-19 का टेस्ट कराने का आग्रह किया जाएगा। इसके साथ ही संसद भवन के सभी स्टाफ, सुरक्षाकर्मी का भी कोरोना का टेस्ट कराया जाएगा। हमारी कोशिश है कि व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा के इंतजाम के साथ सदन को सुरक्षित तरीके से चलाया जाए। लोकसभा का सत्र एक महत्वपूर्ण सत्र है और जिस संकट के समय चल रहा है, हमें आशा है कि सत्र सुचारू रूप से चलेगा, व्यवस्थित चलेगा। सभी माननीय संसद सदस्य व्यापक रूप से कोविड संक्रमण की गाइडलाइन का पालन करते हुए सत्र चलाने में सहयोग करेंगे। और अब नजर डालते हैं देश की अन्य बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में।
जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कश्मीर के शोपियां जिले के किल्लूरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को मार गिराया। अब तक प्राप्त समाचार के मुताबिक 4 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और अन्य आतंकियों की धरपकड़ जारी है। पाकिस्तान ने पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर बिना किसी उकसावे के गोलाबारी शुरू कर दी। इस दौरान पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर स्थित भारतीय चौकियों तथा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए भारी गोलाबारी की और मोर्टार शेल दागे। भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तान की इस गोलाबारी का करारा जवाब दिया। सुशांत सिंह राजपूत कथित आत्महत्या मामले में सीबीआई ने मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती से मुंबई में पूछताछ की। प्रवर्तन निदेशालय पहले ही रिया से पूछताछ कर चुका है और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की पूछताछ के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी रिया से पूछताछ करेगा। केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना में नेक्स्ट जनरेशन इंक्यूबेशन स्कीम और इसके अंतर्गत नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया। NGIS टियर 2 और 3 शहरों में 300 टेक स्टार्टअप्स का पोषण करके एक IP संचालित सस्टेनेबल सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग को बढ़ावा देगा, जो भारत को एक उत्पादक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की दृष्टि को मजबूत करेगा। दिल्ली कैंट स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि प्रणब मुखर्जी की गहन देखभाल की जा रही है। उनके फेफड़ों में संक्रमण तथा गुर्दों की समस्या का इलाज भी जारी है। वो गहरे कोमा में हैं और अब भी जीवन रक्षा प्रणाली पर हैं। वो हीमोडायनामिक रूप से स्थिर हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो नेटफ्लिक्स पर दिखाई जा रही फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर देखें। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म में भारतीय वायुसेना की छवि को गलत तरीके से पेश किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को यलगार परिषद मामले के आरोपी प्रोफेसर सुधा भारद्वाज की अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। सुधा भारद्वाज भायखला महिला जेल में बंद हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर के ट्रेंचिंग ग्राउंड देव गुराडिया में गीले कचरे के निपटान हेतु 150 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 550 टन क्षमता के बायोमेथेनाइजेशन प्लांट का भूमि पूजन किया। और बात मौसम के मिजाज की। देश के कई राज्य इन दिनों बाढ़ की समस्या का सामना कर रहे हैं और लाखों लोगों का इस वजह से जीवन बाढ़ की वजह से प्रभावित हुआ है। लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए स्थानीय प्रशासन से लेकर केंद्र और राज्य की तमाम एजेंसियां राहत और बचाव के कामों में लगी हैं, लेकिन मौसम विभाग की माने तो अभी भी कई राज्यों में बारिश की बढ़ती संभावना ने मुश्किलें बढ़ाती हैं। देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हालांकि 16 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। पानी उतरने के साथ ही लोग अपने गांवों को लौटने लगे हैं। सामुदायिक रसोई की संख्या में भी कमी आई है। इनके माध्यम से 75,000 लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। NDRF और SDRF की 21 टीमें अभी भी राहत कार्य में लगी हुई हैं। ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान के लिए धन मुहैया कराया गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान नेपाल और बिहार के जलग्रहण क्षेत्रों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश, जबकि गंडक के जलग्रहण क्षेत्रों में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार हुआ, लेकिन अब भी राज्य के 18 जिलों के 830 गांव इससे प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नदियों के जलस्तर की निगरानी रखी जाए तथा आसपास के गांवों में पानी भरने के पूर्व ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के बारे में अनुमान लगाया है कि प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बिजली की चमक और गरज के साथ बारिश हो सकती है। इधर दिल्ली NCR के कई हिस्सों में शुक्रवार को बारिश के बाद लोगों को उमस भरी मौसम से राहत मिली। पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, बारापुला फ्लाईओवर और निजामुद्दीन में बारिश हुई। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में बारिश से लोगों को राहत मिली। हालांकि लोगों को बारिश के बाद जल भराव और भारी जाम का भी सामना करना पड़ा। इसके अलावा दिल्ली में यमुना का जलस्तर चेतावनी के निशान के पास पहुंच गया है। ओडिशा के कई हिस्सों में भी भारी बारिश के कारण जनजीवन पर काफी असर पड़ा है। राज्य में आपात स्थिति से निपटने के लिए NDRF और ODRF को तैनात किया गया है।
मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर राज्य के 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 10 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर शहर में बाढ़ से निपटने की तैयारियों और त्वरित कार्रवाई तंत्र की स्थिति का जायजा लिया। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। झूठी खबरें फैलाकर लोगों को गुमराह करने की आजकल यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि बिजली बिल माफ़ी योजना 2020 के तहत 1 सितंबर से पूरे देश में सबका बिजली बिल माफ़ होगा। पीआईबी के आधिकारिक फैक्ट चेकर ने इस दावे को स्पष्ट तौर पर खारिज करते हुए कहा है कि यह वीडियो फर्जी है और सरकार द्वारा ऐसी किसी योजना की घोषणा नहीं की गई है। बात अमेरिका की। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र यानी अमेरिका की सत्ता की लड़ाई तेज होती जा रही है। 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप बनाम बाइडेन का मुकाबला तय हो गया है और दोनों ही उम्मीदवारों ने अपनी अपनी नीतियों को जनता के सामने रखना शुरू कर दिया है, तो वहीं अपने अपने विरोधियों पर भी तीखा हमला शुरू कर दिया है। अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तस्वीर साफ हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रिपब्लिकन पार्टी का नामांकन स्वीकार किए जाने के साथ ही ये तय हो गया है कि अब मुकाबला ट्रंप बनाम बाइडेन का होगा। 4 more years के नारों के बीच गुरुवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल के लिए रिपब्लिकन पार्टी का नामांकन स्वीकार कर लिया। इस मौके पर अपने कार्यकाल में हुई प्रगति पर गर्व करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो आभार और विश्वास के साथ पार्टी की ओर से नॉमिनेशन को स्वीकार करते हैं। ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में उन्हें फिर से नामित करने वाले रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के अपने स्वीकृति भाषण में कहा कि ये चुनाव फैसला करेंगे कि हम अमेरिकी सपनों को बचाएं या अपनी अब तक की संजोई नियति को नष्ट करने वाले समाजवादी एजेंडा को आने दें। At no time before have voters faced a clearer choice between 2 parties, 2 visions, 2 philosophies, or 2 agendas. This election will decide whether we save the American dream or whether we allow a socialist agenda to demolish our cherished destiny. ट्रंप ने वादा किया कि सत्ता में आने पर वो अमेरिका को अगले 4 सालों में दुनिया के विनिर्माण महाशक्ति बना देंगे, अवसरों का विस्तार करेंगे, अपने चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखलाओं को वापस अपने देश में लाएंगे और चीन पर निर्भरता को समाप्त करेंगे। उन्होंने दावा किया कि मेहनती नागरिकों के लिए करों में और कटौती होगी, चीन से नौकरियों को वापस अमेरिका लाने के लिए कर रियायत दी जाएगी और उन कंपनियों पर शुल्क लगाया जाएगा जो विदेशों में उत्पादन करती हैं। ट्रंप ने कहा कि दूसरे कार्यकाल में उनकी सरकार 10 महीनों में 1 करोड़ नौकरियां पैदा करेगी। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि वो जीतते हैं तो इससे राष्ट्र खतरे में आ जाएगा और अमेरिका का प्रभुत्व नष्ट हो जाएगा। Joe Biden is not a savior of America's soul. He is the destroyer of America's jobs, and if given the chance, he will be the destroyer of American greatness. For 47 years, Joe Biden took the donations of blue-collar workers, gave them hugs and even kisses, and told them he felt their pain. ट्रंप ने कोविड-19 महामारी से निपटने की अपनी सरकार की कोशिशों के बारे में बताया और कहा कि अमेरिका ने किसी भी अन्य देश के मुकाबले सबसे ज्यादा कोविड-19 जांच की है और भारत उसके बाद दूसरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में विश्व के किसी अन्य देश की तुलना में मृत्यु दर सबसे कम है। ट्रंप कुछ भी दावा कर रहे हों, लेकिन विरोधियों को उनकी बातों पर भरोसा नहीं है। Donald Trump has failed at the most basic and important job of a president of the United States. He failed to protect the American people. Plain and simple. Trump showed that we in the legal profession would call a reckless disregard for the well-being of the American people. A reckless disregard. उधर अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने भी औपचारिक तौर पर उपराष्ट्रपति पद के लिए बुधवार को नॉमिनेशन स्वीकार किया था। इस बार 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के सामने डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन हैं
ट्रंप और माइक पेंस को बाइडन और उनकी भारतीय मूल की साथी सेनेटर कमला हैरिस से चुनौती मिल रही है। नतीजे भले ही चुनाव के बाद आएंगे, लेकिन सर्वेक्षणों में फिलहाल बाइडन ही आगे हैं। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य के कारणों से अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। शिंजो आबे पिछले कई दिनों से पेट की बीमारी से परेशान चल रहे हैं और उन्हें कई बार हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा है। शिंजो आबे के खराब स्वास्थ्य पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, मेरे प्रिय मित्र शिंजो आबे, आपके खराब स्वास्थ्य के बारे में सुनकर दुख हुआ। हाल के वर्षों में आपके कुशल नेतृत्व और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के साथ भारत जापान की भागीदारी नए आयाम पर पहुंची है और पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हुई है। मैं आपके स्वास्थ्य के शीघ्र लाभ के लिए प्रार्थना करता हूं। IOC や大会組織委員会、また東京 मैं जल्द स्वस्थ होकर फिर से संसद सदस्य के रूप में अपनी मौजूदा नीतियों में आने वाली विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए काम जारी रखूंगा। साथ ही एक संसद सदस्य के रूप में मैं नए प्रशासन का सहयोग और समर्थन करूंगा। और नज़र कुछ और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया ने मेलबोर्न के गुरुवार रात को आए भीषण तूफान की वजह से एक बच्चे समेत 3 लोगों के ऊपर पेड़ गिरने से मौत हो गई है। भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण मकानों का क्षति पहुंची है। साथ ही बिजली आपूर्ति भी वहां पर बाधित हुई है। अमेरिका पहुंचने के बाद तूफान लारा के कारण हुई तबाही से संपत्तियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। भीषण तूफान की चपेट में आने से वजह से 6 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तूफान से लुसियाना में सबसे ऊंची 22 मंजिला इमारत कैपिटल वन टावर टूट फूट उसमें हुई है। इसके अलावा शहर के अन्य मकान भी बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पाकिस्तान में भारी बारिश के बाद कराची शहर पानी पानी हो गया है। वित्तीय राजधानी कराची में चारों तरफ बारिश ने तबाही मचाई है। कराची शहर में तमाम इलाकों और सड़कों पर पानी भर गया है। और बात तक खेल से जुड़ी खबर की। हर साल की तरह इस साल भी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेलों में विशेष योगदान देने वाले खिलाड़ियों के खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। यह पहला अवसर है जब एक साथ 5 खिलाड़ियों को खेल रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। वहीं 29 खिलाड़ियों के अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। पहली बार 8 पैरा एथलेटिक खेल पुरस्कार हासिल करेंगे। तो इसी के साथ न्यूज़ नाइट में फिलहाल इतना है, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।